मेरा मन के अंदर भी था कि इंडिया जाने का। यहाँ का सिस्टम और अमेरिका का सिस्टम बहुत अलग है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ा। और मेरा जिंदगी भर एडजस्टमेंट है मेरे लिए। कंटिन्यू टू इम्प्रूव योरसेल्फ, कंटिन्यू टू हेल्प अदर पीपल अराउंड यू, think about serving, something you can do which will serve the society, and don't think too much about what other people are going to think, and don't just try to copy someone else. नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर सैटरडे द मनोज जोशी शो में। और आज मैं आपके सामने ऐसे गेस्ट को लाने वाला हूं जिसको देखकर आप बिल्कुल अमेज रह जाएंगे। और आप हमेशा कंप्लेन करते हैं कि इंडिया से सारे टैलेंटेड लोग अमेरिका चले गए, तो आज मैं आपको ऐसे गेस्ट से मिलाने वाला हूं जो अमेरिका छोड़ के इंडिया में रहने आई हैं और यहाँ पे बहुत ही स्पेशल वर्क कर रहे हैं। तो स्वागत कीजिए जेसिका का। हाय जेसिका जी, नमस्कार। नमस्ते मनोज जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए पॉडकास्ट पे। तो जेसिका जी, मैंने अभी थोड़ा सा इंट्रो तो आपके बारे में दिया कि आप अमेरिका से इंडिया में आए, और द स्पेशल थिंग अबाउट यू इज कि आप हिंदी बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये सब कैसे हुआ, कैसे यहाँ आप इंडिया में आए और ये सब। जी, तो 15 साल पहले मैं पहली बार इंडिया में आई थी। हरिद्वार में रही कुछ 4 साल इंटर्नशिप के लिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हूँ, तो उसमें इंटर्नशिप मिला हरिद्वार में, जो छोटा टाउन है, और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में नहीं, लेकिन हरिद्वार में। तो मुझे हिंदी सीखने का मौका मिला, and I did the Hindi course there. I did like a tuitions course. So वो किया कुछ साल, फिर I just fell in love with Indian culture at that time. सच में कि मुझे इंडिया से प्यार हो गया। और फिर यूएस वापस गए, और I had a few years I was working in advertising in US. I met my now husband Abhishek, and वो भी अपना पढ़ाई कर रहे थे वहाँ यूएस में, लेकिन वो बिहार से हैं। तो हम लोग की मुलाकात हुई। फिर कुछ 1-1.5 साल के बाद हम लोग की शादी हुई, दोनों पे मम्मी पापा के परमिशन लेके वो हो गया दोनों साइड से। एंड फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया वापस आएंगे। मेरा मन के अंदर भी था कि इंडिया जाने का फैसला लिया, और इंडिया जाने का मन था फिर काम करने के लिए, रहने के लिए। सो वी केम बैक टू इंडिया इन 2016, और अभी हम लोग बिहार में रहते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने बोला कि मैं इंडिया में रही और मेरे को कल्चर बहुत पसंद आ गया यहाँ का। बट जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर की तरफ शिफ्ट होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना। और स्पेशली जब आप इंडिया में आते हैं, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सब कुछ है, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? वो सब चीज़ एक्चुअली मैंने सिंगल लाइफ से देखे हैं, जो यहाँ बोलते हैं कुमारी से। कुमारी से देखा। बिहार में बहुत अलग अलग ये शब्द है, पता नहीं दूसरी जगह में यूज करते हैं, लेकिन कुमारी में सब चीज देखा, मतलब शादी से पहले। So I knew what I was getting into, in a sense that I had seen the life, I had seen how people interacted with each other, I had seen how यहाँ के लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ का लाइफ कैसे होता है लेडीज के लिए, शादी से पहले, शादी के बाद, प्रोफेशनल लाइफ में, बच्चे होने के बाद, ये सब चीज़ मैंने देखा। और when I met Abhishek, then I felt that we just had a very good understanding between each other, between ourselves, and I knew that he would be a good partner to help me if readjusting in that way. जैसे कि हम लोग जो कि हम हमारी जो जनरेशन है वो अपने करियर को लेके बहुत ही वो रहती है कि करियर खराब नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आप जब एक डेवलप्ड कंट्री में थे तो वहां से आपने मूव करने का सोचा कि मैं डेवलपिंग कंट्री में जा रही हूँ, तो आपको रिस्क नहीं लगा अपने करियर को लेके? नहीं, एक्चुअली क्योंकि वहाँ पे मेरे पापा इंटरनेशनल बिजनेस में हैं, तो वो सब चीज़ मैंने देखा पहले से कि मेरे पापा
क्या अलग अलग कंट्रीज में काम करते थे, मोस्टली वो चीन और कोरिया में काम करते थे जब मैं छोटी थी। सो मैंने देखा कि वहाँ का इंटरनेशनल बिजनेस का रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं परमानेंटली शिफ्ट करूँगी. So mostly I think the main issue is not going from the US to a different country, but we actually had a little bit of a career shift. So I went from working in a more corporate or like an entrepreneurial environment to working in more of an NGO capacity. And so for that, we definitely took a pay cut for that. Okay. But Yeah. it is a very fulfilling work. So that is the thing कि अभिषेक ने भी सोचा है यहाँ आने से पहले कि पे कट होगा, पैसा भी कम होगा, लेकिन खर्चा भी कम होगा, और मम्मी पापा के पास रहने में कितना फायदा होगा हम लोग के फैमिली के लिए, हमारे बच्चे के लिए, अपने लिए. And so we'd made that decision, and it was a wonderful decision. And अभिषेक का भी सपना था यहाँ फिर वापस बिहार में आने के लिए, कुछ करने के लिए. वहाँ पे यूएस में पैसा कमाया, अपना जॉब किया है. वो बोला कि 1000 लोग खड़े हैं यहाँ मेरे जॉब के लिए, जैसे मैं कर रहा था. बहुत लोग खड़े थे, तैयार थे मेरा जॉब करने के लिए, लेकिन बिहार जाने के लिए एनजीओ स्टार्ट करने के लिए कोई नहीं है, और मैं तैयार हूँ. सो ही फेल्ट दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विथ माय लाइफ. रिस्क तो है, लेकिन हम लोग कर लेंगे. एंड इफ इट डजंट वर्क आउट, वी कैन ऑलवेज गो बैक एंड डू समथिंग. बट प्रभु की कृपा से आज तक चल रहा है. इट्स गुड. एंड it is a fulfilling work, actually. So I'm very thankful for that. And I would encourage people not to just think about money and security. I know that कभी-कभी family pressure होता है यहाँ इंडिया में कि पैसा कमाओ, अपने मम्मी पापा को गर्व होना चाहिए आप पर. They should feel proud that you're doing the best you can, but also they should feel proud that you have a fulfilling career, that you feel happy, and if you're helping people, doing something for the society, that should also provoke feelings of pride. Exactly. मीन्स जब हम सोसाइटी को बैक देते हैं तो वो फीलिंग अलग होती है, और उसमें हम ही ग्रो नहीं करते हैं, जिन लोगों से हम कनेक्ट करते हैं, जिन लोगों की हम हेल्प करते हैं, जिनको हम एम्पावर करते हैं, वो भी हमारे साथ ग्रो करते हैं. तो जैसिका जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि बेसिकली थोड़ा सा आप एलोबरेट करके बताएंगे व्हाट इज ऑल अबाउट योर एनजीओ एंड व्हाट इज इट इनविजिबल इंडिया, और क्या क्या आप बाकी काम कर रहे हैं इंडिया में? So the NGO work and the podcast are actually two totally separate things. वो लोग वो जुड़े हुए नहीं है कोई कैपेसिटी में. एक मेरा जॉब है, एक मेरा हॉबी है. So we are working in development work in here in Bihar. We do a lot of like educational projects and things of that sort. We have just basically started doing relief work. And so a lot of our campaigns this year have been in relief. My particular role in the NGO is more of a marketing role, like fundraising, communications. And then the Invisible India podcast. Many friends were asking Abhishek and I if that, you know, I wouldn't want to hear more about your life in India. आप लोग कैसे रहते हैं, आप कैसे एडजस्ट करते हैं, फैमिली 2 बच्चे को कैसे पाला वहाँ पे अलग जगह में. So I felt that, yeah, let's start sharing that, and we started recording. And also one thing I wanted to do is share about other people as well. केवल अपने लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, दूसरों के बारे में बताना चाहती हूँ जो कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, इंडियंस जो कुछ अच्छा कर रहे हैं. And so that's why we called it Invisible India, is that it's not that there are certain parts of I should be representing all of India. That's not it. But some people's stories which are so valuable and so interesting that I want to highlight those things, and making the unseen seen, and making it visible and highlighting those people. अच्छा, बहुत सारे लोग अभी भी ये नहीं समझते कि पॉडकास्ट क्या होता है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे लोगों को अभी पॉडकास्ट नहीं पता है. तो आप उनको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पॉडकास्ट होता क्या है?
श्योर सो बेसिकली मैं बताती हूँ कि ये एक ऑनलाइन रेडियो शो होता है एक तरह का। ज़्यादा म्यूजिक वगैरह नहीं होते हैं पर बातचीत होती है, कभी कॉमेडी होते हैं, स्टोरी टेलिंग होता है, बिजनेस पॉडकास्ट होता है, तो लोग समझ जाते हैं। यूजुअली मैं बताती हूँ ऑनलाइन रेडियो। लोग पूछते हैं पॉडकास्ट क्या है, आप क्या करती हो? ये है ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। तो अब जैसे कि हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, और स्पेशली तब जब हमने उस चीज़ को पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। तो आई थिंक हिंदी भी आपके लिए कुछ ऐसा ही रहा होगा, और आपको ये भी महसूस हुआ होगा कि अगर इंडिया में आपको रहना है और इंडिया का बन के रहना है तो आपको हिंदी बहुत अच्छे से आनी पड़ेगी। तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया और कैसे हिंदी को सीखा? Sure. Well, I just want to start by saying that I'm very flattered that people are impressed with my Hindi skills. मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग बोलते हैं अभी अच्छा से सीखी हो ये सब। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि एक्चुअली इंडियन लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा से कुछ कुछ सीखते हैं, लाइक अलग अलग भाषाओं को सीखते हैं। तो जैसे लोग मेरे बच्चों को देखते हैं और बोलते हैं ये लोग इतने अच्छा से हिंदी बात करते हैं, इंग्लिश भी। और मैं बोलती हूँ देखिए आपका बच्चा भी इंग्लिश हिंदी बात करते हैं, इतना अलग तो नहीं इतने अलग तो नहीं है। आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, इतना अच्छी तरीके से बात करते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे करते हैं, तो क्या फर्क है। हाँ, मैंने नया भाषा सीखा, ये एक बात है। बट इफ यू सी इंडियन लोग अलग अलग कंट्री जाते हैं और वहाँ का लैंग्वेज सीख जाते हैं इजली, वेरी इजली। तो मैं वो कर रही हूँ जो उल्टा है, लेकिन लोग मुझ पे ज़्यादा अटेंशन देते हैं क्योंकि मैं कॉकेशियन लेडी हूँ, अमेरिकन हूँ। And I think that needs to change. I appreciate that people see the effort I've put in, but they should also appreciate their own people who are speaking 5, 6, 7 languages. So I'll share कैसे हिंदी सीखी और कैसे मैनेज किया। मेरा मोटिवेशन शुरू से ही फ्रेंडशिप, लोगों को जानने के लिए और गहरे तरीके कि लोगों को जानने के लिए, लोगों को समझने के लिए। और तो वो मोटिवेशन लेके बहुत लोगों ने मुझे हेल्प किया क्योंकि वो लोग जानते थे कि मैं सच में सीखना चाहती थी, उनके बारे में जानना चाहती थी और समझना चाहती थी। So that was not an issue. It was not like I was taking a book and studying. मैं लोगों से मिलके ही सीखी और मतलब लोगों से बात करते करते ही सीखी। And that's how you become fluent in any language, I think, is by immersing yourself. So बेसिकली आपको डिवोट करना पड़ता है अपने आप को, जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हो तो आपको डेडिकेटेड होकर उसके बारे में प्रैक्टिस करना होता है, उसके बारे में सोचना होता है, और सबसे मेन चीज़ है कि उसका आउटकम क्या आने वाला है वो इमेजिन करना होता है कि अगर मैं हिंदी सीख रही हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बात कर पाऊंगी। इट इज अ थॉट यू नो हैविंग दैट टाइम। नेक्स्ट जो चीज़ है कि अगर जैसे आपने बोला कि आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो आप बिहार में रह के अपना सारा काम करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे हेल्प करता है? I have my 2 separate channels which I'm working in. So my first thing is working in the NGO, promoting the projects which we're doing in different parts of Bihar, and raising awareness. Also trying to do some work in breaking stereotypes about Bihar. That's what I do. So I do that through a lot of meetings, through social media, through networking, and also that is attached to my previous work as well, because I used to work in microfinance in a nonprofit in the United States. So it's a continuation of my career, basically, is now what I'm doing in Bihar. It's a continuation of that only. And now, secondly, with the podcast, this is a totally new thing for me. ये मेरे लिए बहुत ही नया है, मैंने कभी किया नहीं. I have done webinars for my company, but a podcast is a totally different production. And so I had to learn everything from scratch: hosting, how to properly set up the interview, the website, the process, the
interviewing style, all of these things I had to learn from scratch. So this is a skill which I'm trying to develop, and I see that you're also doing a wonderful job in your podcast. And there's so many things behind this that I want to discover. And I think that these kind of long form conversations are rare in our world in social media, because आजकल हम लोग ऐसे टिकटॉक देखते हैं, रील्स देखते हैं, 15-15 सेकंड 30 सेकंड का मजा आता है. But actually these kind of conversations are also very important. Yeah, because ये आपको पूरा एक सोच देते हैं कि इस पूरी एक जो टॉपिक है उसके पीछे, बात करने का टॉपिक है तो उसके पीछे क्या सोच है, एक्चुअल में क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, एक बहुत ही डीपली हम एक दूसरे को समझ पाते हैं. और अगर नॉलेज की बात करें तो हम एक गहरी नॉलेज ले पाते हैं जब हम डीप कन्वर्सेशन में जाते हैं. हाँ, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि आप जैसे बिहार में रहते हैं तो आप फैमिली के साथ रहते हैं, और फैमिली के साथ जब आप गांव में रहते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप हस्बैंड वाइफ को देखना है या फिर बच्चों को देखना है. उसके बाद आपको अपने इन लॉज को भी देखना होता है. यू हैव टू लुक आफ्टर द सोसाइटी ऑल्सो, बिकॉज आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, ड्रेसिंग सेंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो आपको क्या क्या परेशानियां आई और जो आपको लगता है कि हाँ ये परेशानियां हैं, और आपने उन सबको कैसे टैकल किया? यहाँ का सिस्टम और अमेरिका का सिस्टम बहुत अलग है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ा, और मेरा जिंदगी भर एडजस्टमेंट है मेरे लिए. ये 1 साल का एडजस्टमेंट नहीं, 2 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही अलग है. जैसे यहाँ का लाइफ होता है, यहाँ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यहाँ का की जिम्मेदारी होती है, बहुत ही अलग है. सो here, I am very much constantly struggling with my own sense of managing my life. But I feel that I've come to a good place कि जैसे मेरे सास ससुर बहुत सपोर्ट देते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट देते हैं. मगर ये बात है बिहार में स्पेशली कि वर्किंग मदर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते हैं. स्कूल्स और ये सब चीज़ हैं. जैसे कल हुआ, मेरी बेटी का स्कूल है, वो लोग जैसे इंटरव्यू हुआ था उसका, वो लोग पूछने लगी आप नौकरी करती हो? बोली हाँ मैं करती हूँ. तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? मैं तो हूँ, हस्बैंड तो है, हम लोग पढ़ाएंगे. पर ये लोग इतने कभी कभी डिसऑर्गेनाइज होते हैं कि वो लोग कभी भी आपको एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं. या स्पेशली ये पेंडेमिक के टाइम में वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम कभी कभी आपको फोन करके कुछ भी पूछ सकते हैं, या क्लास हम कभी 9 बजे करेंगे, कभी 10 बजे करेंगे, कभी 11 बजे करेंगे, कोई टाइम नहीं, कोई जैसे भी हमारा मन करता है आपको ही एडजस्ट करना है. एंड दैट आई फाइंड टू बी वेरी इरिटेटिंग, टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट. बट इट्स जस्ट पूरा जो सोसाइटी है और यहाँ के सिस्टम्स हैं, मेरे लिए उसमें घुसना ही डिफिकल्ट है. So I find that to be a challenge, mostly with the school and all of these things. कभी गवर्नमेंट ऑफिस है, आप आके बात कीजिए मैम, इट्स लाइक आना ही पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम लगता है हर चीज करने में. कैन यू जस्ट गिव मी द बेसिक रन डाउन? आई डोंट हैव टाइम टू लाइक डू दिस डू दैट, जाके बात करना, फिर आना, फिर 4 बार जाना आना है. That for me is more difficult, I think, of managing the systems in which, but मैं क्या बोलूं, I'm a foreigner, और मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ, और तो जितना कंप्लेन है मेरे पास, बस कंप्लेन है, लेकिन मैं वो सारी चीज बदल नहीं सकती हूँ. I have to adjust to that, क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ लेकिन इंडियन नहीं हूँ, तो I have to adjust to that. तो आपने जैसे पटना में रहते हैं और वहाँ पे से आपने बिजनेस भी करते हैं, प्लस अपनी हॉबीज को, पैशन को डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हैंडल करते हैं और सब कुछ करते हैं. तो आपने अपने आसपास ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं या फिर लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है. तो उसमें आपको क्या लगता है कि यूथ जो है इंडिया का वो कैसे
सहयोग दे सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है? एक्चुअली मैंने एक बार ट्राई किया था कुछ स्टार्ट करने के लिए, और 3-4 लोगों की इंटरव्यू लिए इंटर्नशिप के लिए, मेरे साथ इंटर्नशिप करने के लिए, और आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज just the basic initiative which I wanted to see them take for the job was not there at all. So I honestly got very demotivated. मैंने 3-4 लोगों को interview लिया, and I said, please send me your CV, send me this, send me that, do this, do that, please. And 3-4-5 दिन के बाद भेजा है ये वो. It's like, नहीं, I wanted you to send it today. Like, if you want the job, आज ही भेजो. Do you want the job? I don't owe you anything. You have to show me that you want this job. मैं आपको फोन नहीं करूंगी, आप मुझे फोन करो. That's your responsibility. चैलेंजेस आते हैं कि जो भी यूथ होते हैं या जो भी होते हैं वो इंटरेस्ट तो शो करते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत इम्पोर्टेंट. अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों में लैक करती है. राइट. ये बात है. तो आपको क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए कौन सी कुछ 4-5 क्वालिटीज जो होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है? I think in general, many Indian people already have these very good qualities. And I have learned मैं बहुत कुछ सीखी यहाँ के लोगों को देख के. बहुत कुछ सीखे, कितना मेहनत करते हैं लोग, कितना जुगाड़ करते हैं लोग. I have been amazed at how people have the ability to do amazing things. So with that as a context, just saying that in addition to those things, I would say that people, they could try to think creatively about something which they want to do, and try to find a good program or some good mentor who can help you a little bit and to grow in that area. And and don't worry too much about बहुत पैसा बनाना है, ये कमाना है. I think that is important eventually, but when you're starting out, if you don't know anything, you have to learn first. और मैंने ये देखा कि लोग बहुत high salary बोल के और उसको कुछ आता ही नहीं. It's like, okay, if I'm going to mentor and teach you, I can't also pay you this much. If I'm putting effort into you, you have to expect that your pay is going to be low for like entry level. So ये सरकारी नौकरी नहीं है जो आपको ज्यादा पैसा देके बैठने के लिए. ये प्राइवेट जॉब है, आपको बहुत करना पड़ेगा. So I would say that willingness to learn something new, willingness to go outside of the field that everyone in your family has ever been in. So इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं. क्यों? So it's fine, it's a good thing to do, but you can go outside of that as well and learn something new, learn a new skill, and try to again find a mentor that's going to help you to grow in some way. Perseverance is very important, hard work, and creativity. I think that's very important. The creativity and willingness to think differently. Okay, so do you feel procrastination sometimes, and how you deal with that? I am a person that I have never really had the feeling of the struggle of procrastination. I am a very hyperactive person. So, but I think that there is
it should be some motivation at any time to say that, I can do something with my time. There should be time to relax. That should be there. There should also be time to work. And I have to do it at that time. And I need to prioritize my career. I need to prioritize my projects and my tasks. And I think this is, for me, I'm from US, so it is like beaten into us to be task oriented. And actually that's not always a good thing for your mental and emotional health. But I've seen here, people are very relationship oriented and family oriented, and that's good. But if you want to have get a lot of things done, you have to become a little task oriented. Head should be थोड़ा सा बीच में आना चाहिए. Okay, so suppose someone is going to start any startup or any NGO or any of the organization. What are the basic things you think he should think about, like team building, finance, or something else? Well, obviously, I think you have to have a plan, a good plan. Run it by some experts in the field. Check everything. Have a written plan, not just a verbal plan. Write it out. There should be a business plan. There should be a plan for what's your next step going to be. Success hote to hum kya karenge? Fail hote to hum kya karenge? There should be that. You should also check with several people and say, this is my thinking. This is what I want to do. What do you think about it? Someone who actually knows, not your chacha, chachi, this. Ask someone in the field. And also, I think that there should be, an idea of where the finance is going to come from. That is very important. And I think one major thing is that you have to push and overcome obstacles over and over and over, and not give up too easily. So basically, when I check social media, I find like many people are using it for entertainment and these kinds of things. So what you want to give an advice on it, like how it should be utilized to grow their business? Social media? Yeah, social media. It's important to have a strategy. And it's important to limit your strategy. So social media will not work for every social media will not work for your platform. For example, I've realized that actually for me, TikTok has not grown my podcast. It's grown my YouTube. There's some natural connection between TikTok and YouTube. I'm not really trying to grow my YouTube. I'm trying to grow the podcast specifically, which is hosted the audio version. So I don't put much effort into TikTok, but it's on its own. It's going. I put more effort into creating really, really good content, and then repurposing that on social media. Social media is not the main thing. Social media should be a support for what you're doing. And that's the main thing, I think, is you don't have to be on every platform, but pick the few that work for you and for your business, NGO, jo bhi hai, startup, and focus on that. So it's a nice conversation with you. So something you want to say to our young entrepreneurs who are just starting, and you want to say some lines to them to motivate them. Continue to improve yourself. Continue to help other people around you. Think about serving, something you can do which will serve the society. And don't think too much about what other people are going to think. And don't just try to copy someone else. Do something original. Doing a copy is just going to be that. It's just a copy. वो dustbin में फेंका जाएगा. You should do something original, something different.
And you're a good example of that. You know, you're not just copying this, that, you know, another crime show, another true crime podcast. You know, who needs that? Nobody needs any more. We have already a lot of good ones. We don't need 15,000 true crime podcasts. Let's go on with something else, right? So I think that's my advice. ओके, तो ये जो भी बातें हमने करी, इट इज़ ऑल अबाउट सीरियस थिंग। तो अब मैं आपसे थोड़ा सा बहुत ही अलग सवाल पूछने वाला हूँ, जो शायद आप पता नहीं कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो आप इंडिया में रहे इतना टाइम से, आप यहाँ के सारे डिशेस खा रहे हैं और फूड एंजॉय कर रहे हैं। तो व्हाट इज योर फेवरेट फूड इन इंडिया? Palak paneer and mooli paratha. फेवरेट ड्रेस? Dress depends. Mostly I like my gym clothes because I'm working, if I'm working out. But Indian kapde mein obviously sari, cotton sari, chamakne wala nahi, simple cotton sari with plain blouse, mismatched blouse. जैसे एक solid color का blouse और एक hand print color का साड़ी, cotton typically is my favorite. Favorite place? Favorite place? Yeah. Tourist. I'll answer for tourist. I have recently really enjoyed Udaipur. It was amazing. I loved that city. I thought it was incredible. Udaipur बहुत ही सुंदर जगह है. And Udaipur ही बहुत ही सुंदर था. So I hope people enjoyed our Super Saturday show, and I will continuously call more guests like you, intelligent and motivating guests who can give some value to our audience. So thank you so much for being here in our show. अगर आप मेरी audience को कुछ कहना चाहेंगे तो please go ahead. Yeah, continue to follow what Manoj is doing here. This is wonderful work. This is valuable. मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपका क्वेश्चन सब बहुत ही अच्छा था और बहुत सोच समझ के आप इंटरव्यू कर रहे हैं. So I appreciate that a lot, and continue doing what you're doing. And I guess you can find me. You'll probably post everywhere where you can find me. If you want to connect with me and ask me any question, you can write me on Vijay. तो मैं सारी डिटेल्स जो है जेसिका की वो मेंशन करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उनके पॉडकास्ट सुन सकते हैं। एंड वो बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट कर रही हैं और हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है और बहुत सारे ट्यूटोरियल किड्स के लिए बना रही है और इनविजिबल इंडिया को भी प्रमोट कर रही है। तो अगर कुछ चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं और हमसे बेटर कोई और कर रहा है या कुछ भी स्टार्ट कर रहा है, तो वी शुड सपोर्ट दैट पर्सन। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल गो एंड फॉलो हर, एंड जो भी वो कर रहे हैं इंडिया के लिए और हम लोगों के लिए और हमारे देश के लिए, वो उसको सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादातर लोगों को ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज को, मोटिवेशनल पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। Thank you.